Hello everyone, welcome to Study Point. क्लास 9th मैथ्स के आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। और रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, ये हम जानेंगे। दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही एक्सरसाइज 4.1 यानी कि प्रश्नावली 4.1 आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में चर और अचर पढ़े हैं कि चर तो हम बोलते हैं x, y, z, इस टाइप से जो भी हमारे साथ में संख्या के साथ में अगर हमको अल्फाबेट मिल जाता है तो वो एक चर कहलाता है। किस प्रकार से, जैसे कि हम बात करें 2x, तो ये एक चर कहलाएगा। अब ये चर क्यों कहलाएगा, उसके पीछे भी एक रीजन है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपली 2, तो ये कहलाता है अचर। क्यों कहलाता है, क्योंकि इस 2 का जो मान है अब हम बदल नहीं सकते, ये 2 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ जब मैंने लिख दिया 2x, तो जैसे ही मैं x का मान 1 रखता हूँ तो इस पूरे का मान बन जाता है 2 एकम 2। जैसे ही मैं x का मान 2 रख देता हूँ तो इस पूरे का मान क्या बन जाएगा, 2 दूना 4। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज बदलते जाऊंगा वैसे वैसे इस पूरे पद का मान बदलता जा रहा है। इसीलिए इसे हम कहते हैं चर और इसे हम कहते हैं अचर। तो ये कंसेप्ट आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। बात अब यहाँ हम करते हैं रेखिक समीकरण की। रेखिक समीकरण होते क्या हैं, तो सिंपली एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रेखिक समीकरण क्या होते हैं। ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण और समीकरण कैसी, गणितीय समीकरण, ऐसी गणितीय समीकरण जिसमें सभी चरों की घात एक हो, वैसी समीकरण रेखिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर जो चर देख रहे हैं हम x, इसकी घात क्या है, 1 है। और एक घात को हम नहीं लिखते हैं, घात 0 होगी तो लिखेंगे या 2 से अधिक हुई तो लिखेंगे, घात 1 को हम लिखते नहीं है। -1 को जरूर लिखते हैं लेकिन +1 घात को नहीं लिखते। तो ये तो हुई बात रेखिक समीकरण की। अब बात कर लेते हैं हम व्यापक रूप की। और चूंकि हमारी जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो यहाँ हम बात करेंगे दो चरों की। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल लें, 2x प्लस 3y बराबर 0, तो यहाँ पर दो चर हो गए, एक तो x हो गया, एक y हो गया, दो चर हो गए यहाँ, और दोनों ही की घात यहाँ पर 1 है, तो इसे हम रेखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा वो आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सिंपल सा 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्यापक रूप जो होगा वो इस रूप में होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रूप में हमको कोई भी रेखिक समीकरण दो चर वाली देखने को मिल सकती है और इसी रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर x, y चर हैं और a, b, c ये जो हैं अचर हैं, या हम कहें ये संख्याएं होंगी। क्या होंगी, ये संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, ये जो है आपके पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये वास्तविक संख्याएं हो सकती है, पूर्णांक जरूरी भी नहीं है, या वास्तविक संख्याएं भी हम कह सकते हैं कि ये कौन सी संख्या होंगी, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। लेकिन आपके कोर्स में इतना डीप तक नहीं है,
तो आपको केवल ये याद रखना है कि ABC जो है वो संख्याएं रहेंगी और x y हमारे चर रहेंगे, और दो चर हैं इसलिए इसको दो चरों वाला रेखीय समीकरण कहेंगे। चलते हैं अब आगे, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। प्रश्न एक यहाँ दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यहाँ पर दो चर हैं, एक तो है नोटबुक और एक है कलम। संबंध दोनों के बीच में ये दिया हुआ है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ये हमको यहाँ पर समीकरण बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए। इसी प्रकार से हम कलम की कीमत भी मान लेते हैं, कलम की कीमत बराबर y रुपए। नोटबुक की कीमत मान ली हमने x रुपए, कलम की कीमत मान ली हमने y रुपए। तो जो संबंध दिया है उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जो नोटबुक की कीमत है कितनी है, x, वो बराबर होगी कलम की कीमत से दोगुनी, यानी कि कलम की कीमत तो y है। इस y में जब मैं 2 का गुणा करता हूं तब जाके ये नोटबुक की कीमत के बराबर बनेगी। तो ये जो है संबंध आपका हमने गणितीय रूपांतरण कर दिया, यानी कि नोटबुक की कीमत x कलम की कीमत y के दो गुने के बराबर होगी। तो इस प्रकार से ये जो है एक समीकरण बन जाती है, x बराबर 2y। अब इसको हम रेखिक समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो इस 2y का पक्षांतरण कर देते हैं x की तरफ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0, और यही जो होगा इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर जो है बन जाएगा। रेखिक समीकरण हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे इसकी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहां दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये देखिए यहाँ पर ये जो व्यापक रूप है वही दे रखा है, के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में से a, b, c के मान भी बताइए। अब सबसे पहले तो हमको इस रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद तुलना करके हमको a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर 12, ये हमको सवाल दिया है। इसको सबसे पहला काम हमको ये करना है कि ax प्लस by प्लस c के रूप में बदलना है। तो देखिए ये रहा ax, ये रहा प्लस by, और c जो है पक्षांतरण करके जब हम इधर लाएंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसको हम रूपांतरित करते हैं तो ये हो जाता है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर 12 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा एक आंसर, जो कि हमको बोला था रेखिक समीकरण के व्यापक रूप में बदलने को। अब इसकी तुलना करते हैं हम, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए यहाँ पर हम तुलना करते हैं, तो यहाँ जब तुलना हम करेंगे तो a, b और c की वैल्यूज प्राप्त होंगी। a की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, देखिए x से x की तुलना हो गई, a की तुलना हो रही है 2 से, यानी कि a का मान क्या आ गया 2। यहाँ पर y की y से तुलना हो गई तो b का मान क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ लिख देते हैं हम b बराबर 3। और c की तुलना हम करेंगे तो यहाँ जो है ध्यान देने वाली बात, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है,
तो इस माइनस को हमको कॉमन लेना होगा, यानी कि यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9.35 के ऊपर 12। तो इस प्रकार से ये हमको a, b और c तीनों के ही मान प्राप्त हो जाते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी जो चीजें हैं। यहाँ पर माइनस क्यों कॉमन लिया गया है, क्योंकि जो समीकरण हमारी है वो प्लस के फॉर्मेट में है। आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। तो यहाँ पर भी वही काम हमको करना है। सबसे पहले तो हमको व्यापक रूप में बदलना है समीकरण को, और उसके बाद ए, बी और सी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इसको हम, वैसे ये तो व्यापक रूप में ही बदला हुआ दे रखा है, देख लीजिए। x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। ये तो ऑलरेडी हमको व्यापक रूप के पदों में बदला हुआ दिया है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसकी हम तुलना कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अब यहाँ तुलना करते हैं हम। तो a बराबर देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर कुछ है, बिल्कुल नहीं। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ इसकी तुलना हो जाएगी किससे, एक से। यहाँ हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं ना, एक तो होगा ही सही। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन होता है। तो यहाँ जो है a बराबर क्या मिल जाएगा हमको, a बराबर हमको मिल गया एक। फिर जब b की तुलना कर रहे हैं हम, देखिए y की तो y से तुलना होगी, तो y को तो नहीं लिखना है, तो y के साथ में कौन होगा, एक होगा। यहाँ पर भी एक होगा, और आगे है माइनस, तो माइनस 1/5, ये जो है b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/5। इसी प्रकार से जब c की हम तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, ये पूरा, यानी कि माइनस का 10। चिन्ह का भी ध्यान हमको रखना है, चिन्ह जो आगे लगा हुआ है वो माइनस अगर हुआ तो हमको उसे यहाँ मान में रखना है, अगर प्लस होगा तो तुलना हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा क्वेश्चन है -2x प्लस 3y बराबर 6। तो सबसे पहला काम, इसको हमें व्यापक रूप में बदलना है। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6, क्योंकि ये 6 इधर प्लस में था, पक्षांतरण होगा इधर साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह परिवर्तित होके, और बराबर में क्या बचेगा, 0। अब इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करें हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखिए तुलना जब हम करेंगे तो a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर सिंपली a की वैल्यू हमको देखने को मिल रही है माइनस का 2 हो जाएगी। b की वैल्यू आगे प्लस है तो 3 का 3 ही रहेगा, तो b बराबर हो जाएगा 3, और c बराबर हो जाएगा माइनस का 6। 6 तो है ही सही, आगे माइनस है तो वो भी बाहर हम ले लेंगे मान के अंदर। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हल हो जाता है। बड़े ही सिंपल से सवाल हैं, और ये सवाल आपके जो है संशोधित हुआ जो पाठ्यक्रम है आपका, जो सिलेबस नया आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगला सवाल, x बराबर 3y दिया हुआ है, तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ पर c वाला पद है नहीं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अब इसकी तुलना करते हैं हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से
तुलना करने पर, तो यहां पर फिर से देखेंगे हम एबीसी के मान। ए का मान तो हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स के गुणांक में कुछ भी नहीं है, और जब कुछ नहीं हो इसका मतलब कि 1 होता है। यहाँ y के गुणांक में -3 है, तो b का मान हो जाएगा -3, और c बराबर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया था। नहीं दिया हो, अगर पद ही नहीं दिया हो, इसका मतलब कि उसका मान, उसकी वैल्यू 0 होती है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पिछले सवाल की तरह ही है, यहाँ पर भी इसको जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ प्लस का 2x और ये -5y जो है पक्षांतरण होके इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5y बराबर में 0। c का पद नहीं है, तो हम c के स्थान पर 0 लिखकर इसको व्यापक रूप में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं तो a बराबर वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है 2, b बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाती है 5, और c बराबर प्राप्त हो जाता है 0। देखिए a बराबर 2, b बराबर प्लस का 5 और c का मान तो 0 ही। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर निकल के आ जाते हैं। ठीक, आगे देखें, यहाँ पर ऑलरेडी बदला हुआ दे रखा है, लेकिन यहाँ पर y वाला पद नहीं दिया है। y वाला पद नहीं दिया है, तो हम इसको जब बदलते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। ये जो है हमारा व्यापक रूप हो गया। देखिए यहाँ y का पद ही नहीं दिया था, मैंने बताया था कि अगर पद ही नहीं दिया हो इसका मतलब कि वहां 0 होगा। तो यहाँ पर 0, y का गुणांक क्या है 0। तो यहाँ पर अब तुलना कर लेते हैं हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो अब यहाँ पर देखिए जब हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 3। अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से इसको हल करते हैं। b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो सवाल हैं आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए x नहीं दिया हुआ है। जब x नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये जो है हमारी व्यापक रूप वाली समीकरण बन जाएगी। अब इस समीकरण की तुलना हम करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर, जब यहाँ हम तुलना करते हैं तो वैल्यूज हमको क्या मिल जाती हैं a बराबर 0, क्योंकि a था ही नहीं, उसका गुणांक x का जो गुणांक पद ही नहीं था x वाला, तो हमने गुणांक 0 मान के उस पद को माना, तो a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। b की वैल्यू, चूंकि y का गुणांक कुछ नहीं है लेकिन y तो है ना, तो इसलिए b की वैल्यू क्या होगी 1, और c की वैल्यू हो जाएगी -2। ये इस प्रकार से सातवां सवाल भी हमारा सॉल्व हो जाता है। और सवाल नंबर 8, इसको भी हम हल कर लेते हैं। देखिए ये जो 2x है इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो इधर आकर ये माइनस का 2x बन जाएगा। y यहाँ नहीं दिया है तो हम प्लस में 0y लिख सकते हैं, और गुणांक अचर पद जो है वो 5 है, तो प्लस का 5 हम यहाँ रख देते हैं, बराबर में 0 बच जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी रेखिक समीकरण मिल जाती है। अब इसकी तुलना हम कर लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना जब हम करते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू मिलती है हमको -2,
देखिए ये b बराबर हो जाता है 0 a और c बराबर क्या हो जाता है 5। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है a, b और c का। तो आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। इसमें 2 ही सवाल थे और बड़े ही इजी तरीके के सवाल थे जो छोटे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं आप। थैंक यू।